1957 की गर्मियों में दुनिया भय, तनाव और अनिश्चितता से घिरी हुई थी। निर्दोष नागरिकों, परिवारों, बच्चों, बुजुर्गों को ले जा रही एक वाणिज्यिक उड़ान को बीच हवा में ही अपहरण कर लिया गया और हजारों किलोमीटर दूर युगांडा में एक तानाशाह के अड्डे पर ले जाया गया। अपहरणकर्ता हथियार बंद, निर्दयी और हत्या करने के लिए तैयार थे। बंधकों के पास कोई उम्मीद नहीं थी। दुनिया असहाय होकर देखती रही। राजनयिकों ने बातचीत की, समाचार चैनलों ने अटकलें लगाईं, लेकिन एक छोटे से देश ने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। जीपीएस, सैटेलाइट, ड्रोन या वास्तविक समय की निगरानी से पहले के समय में इजराइल ने कुछ ऐसा दुस्साहसिक योजना बनाई जो काल्पनिक लगती थी। 4000 किलोमीटर से अधिक दूर शत्रुतापूर्ण क्षेत्र के अंदर आतंकवादियों और सेना दोनों द्वारा संरक्षित एक बचाव अभियान। इसके बाद जो हुआ वह बेजोड़ बहादुरी, सटीक रणनीति और सर्जिकल निष्पादन का मिशन था। यह इतिहास में दुनिया के अब तक के सबसे साहसी बंधक बचाव अभियानों में से एक के रूप में दर्ज होगा। यह ऑपरेशन एंटेबे की कहानी है, जहां विशिष्ट सैनिकों के एक समूह ने समय के विरुद्ध दौड़ लगाई, महाद्वीपों को पार किया तथा निर्दोष लोगों को बचाने के लिए खतरों का सामना किया और आतंकवाद रोधी अभियान की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। 27 जून 1976 की गर्मी की सुबह एयर फ्रांस की फ्लाइट तेल अवीव से उड़ान भरी, जो ग्रीस के एथेंस में एक निर्धारित स्टॉप के साथ पेरिस की ओर बढ़ रही थी। एयरबस A300 में 248 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें से अधिकांश इजरायली या यहूदी थे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि एथेंस में सवार होने वाले यात्रियों में 4 आतंकवादी थे। 2 पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन PFLP के और 2 जर्मन क्रांतिकारी रिवॉल्यूशनरी सेल्स समूह के। एथेंस से उड़ान भरने के कुछ ही पल बाद अपहरणकर्ता हरकत में आ गए। बंदूकें और हथगोले लहराते हुए उन्होंने कॉकपिट पर धावा बोल दिया और विमान पर नियंत्रण कर लिया। उनका गंतव्य युगांडा का एंटेबे हवाई अड्डा, जो 4000 किलोमीटर से अधिक दूर था। अपहरणकर्ताओं का एक खौफनाक मकसद था। वे इजरायल और अन्य देशों की जेलों से तेयादीन फिलिस्तीनी समर्थक आतंकवादियों को रिहा कराना चाहते थे, या वे बंधकों को मारना शुरू कर देते। जब विमान लीबिया के बेनगाजी में उतरा तो उसने एंतेबे के लिए उड़ान भरने से पहले ईंधन भरा, जहां अपहरणकर्ताओं को युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन का संरक्षण प्राप्त था। एंतेबे पहुंचने के बाद यात्रियों को अलग कर दिया गया। यहूदियों और इजरायलियों को अलग अलग चुना गया। चयन प्रक्रिया में होलोकॉस्ट के दौरान नाजी प्रथाओं की भयावह याद ताजा हो गई। अगले दिनों में गैर यहूदी यात्रियों को रिहा कर दिया गया, लेकिन 106 बंधकों को आतंकवादियों और युगांडा के सैनिकों की निगरानी में एक पुराने टर्मिनल भवन में बंदूक की नोक पर रखा गया। अपहरण की खबर फैलते ही पूरी दुनिया सांस रोककर इंतजार कर रही थी, लेकिन इजराइल में माहौल अलग था। यह व्यक्तिगत था। बंधकों के परिवार कार्रवाई की भीख मांग रहे थे और सरकार पर भारी दबाव था। प्रधानमंत्री यित्ज़ाक राबिन और रक्षा मंत्री शिमोन पेरेस को एक दर्दनाक निर्णय का सामना करना पड़ा। आतंकवादियों की मांगों के आगे झुकना और दोषी हत्यारों को रिहा करना, या दुश्मन के इलाके में सैन्य बचाव अभियान में निर्दोष इजरायली नागरिकों की जान जोखिम में डालना। समय बीत रहा था। अपहरणकर्ताओं ने समय सीमा तय कर दी थी, 4 जुलाई। जबकि बाकी दुनिया ने बातचीत को प्रोत्साहित किया, इजराइल ने चुपचाप अकल्पनीय की तैयारी शुरू कर दी। 4000 किलोमीटर दूर एक सैन्य हमला। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने बहुत तेजी से काम किया। उन्होंने रिहा किए गए यात्रियों का साक्षात्कार लिया, हवाई तस्वीरों का विश्लेषण किया और हवाई अड्डे के वास्तुशिल्प ब्लूप्रिंट का अध्ययन किया। उन्होंने एक इजरायली निर्माण कंपनी से भी संपर्क किया, जिसने सालों पहले एंटेबे टर्मिनल बनाने में मदद की थी। हर दीवार, हर गलियारे और हर निकास की जांच की गई। समय बीतता जा रहा था, लेकिन इजरायली सेना कुछ अविश्वसनीय कार्य कर रही थी। ऑपरेशन थंडरबोल्ट, जिसे बाद में दुनिया ने ऑपरेशन एंटेबे के नाम से जाना, योजना अभूतपूर्व थी। इसमें 4 हरक्यूलिस C-130 परिवहन विमानों को, जो कुलीन इजरायली कमांडो से भरे हुए थे, इजरायल से एंटेबे तक शत्रुतापूर्ण अफ्रीकी हवाई क्षेत्र में बिना रुके उड़ान भरने की बात कही गई थी, जिसमें सफलता की कोई गारंटी नहीं थी। वे रात में उतरेंगे, टर्मिनल पर हमला करेंगे
आतंकवादियों को मारेंगे, बंधकों को बचाएंगे और वापस उड़ेंगे। यह सब 1 घंटे से भी कम समय में। जोखिम बहुत अधिक थे। बंधकों को मारा जा सकता था, विमानों को मार गिराया जा सकता था, पूरी बचाव टीम को विदेशी धरती पर मार दिया जा सकता था। लेकिन विफलता कोई विकल्प नहीं था। हमले का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल योनातन नेतन्याहू कर रहे थे, जो इजरायल की कुलीन कमांडो इकाई सैरेत मटकल में एक बहुत सम्मानित अधिकारी थे। मिशन के लिए चुने गए प्रत्येक सैनिक ने अथक प्रशिक्षण लिया, हवाई अड्डे के टर्मिनल के मोकैप में हमले का पूर्वाभ्यास किया। योजना का एक विशेष रूप से साहसिक तत्व ईदी अमीन के काफिले की नकल करने के लिए एक काली मर्सिडीज और 2 लैंड रोवर का उपयोग करना था। इससे इजरायली कमांडो को तुरंत संदेह पैदा किए बिना टर्मिनल तक पहुंचने की अनुमति मिल जाती। यह सैन्य सटीकता और मनोवैज्ञानिक धोखे का मिश्रण था, एक ऐसा जुआ जो या तो लोगों की जान बचा सकता था या फिर आपदा को जन्म दे सकता था। 3 जुलाई 1976 की शाम को जब दुनिया सो रही थी, ऑपरेशन एंटेबे शुरू किया गया। 4 इजरायली C-130 हरक्यूलिस विमान रडार की पहचान से बचने के लिए खतरनाक रूप से कम ऊंचाई पर उड़ते हुए अफ्रीकी आसमान में पहुंच गए। वे लाल सागर के ऊपर से इरिट्रिया और इथियोपिया से होते हुए युगांडा के मध्य में पहुंचे। विमानों के अंदर लगभग 100 कमांडो, चिकित्सक, संचार विशेषज्ञ और आपात स्थिति के लिए कुछ मैकेनिक भी थे। हर व्यक्ति जोखिम को जानता था। दूसरा मौका नहीं था। रात 11 बजे विमान एंटेबे हवाई अड्डे पर चुपचाप उतर गए। नकली मोटर काफिला टर्मिनल की ओर बढ़ रहा था। रात की नम हवा में हेडलाइट्स चमक रही थीं। कुछ पल के लिए यह काम कर गया। युगांडा के सैनिकों ने देखा कि उन्हें लगा कि अमीन का काफिला है, लेकिन एक गार्ड को शक हुआ। कुछ देर के लिए गोलीबारी शुरू हो गई। कुछ ही सेकंड में इजरायली कमांडो वाहनों से उतरकर टर्मिनल पर हमला कर दिया। उन्होंने हिब्रू में चिल्लाया, नीचे उतरो। इजरायली सेना, बंधक भ्रमित और भयभीत होकर फर्श पर गिर पड़े। आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन 90 सेकंड के भीतर सभी अपहरणकर्ता मारे गए। इजरायली सैनिक घातक सटीकता के साथ आगे बढ़े, कमरों को खाली किया, नागरिकों की रक्षा की और इमारत के अव्यवस्थित लेआउट को नेविगेट किया। लेकिन त्रासदी हुई। आगे से नेतृत्व कर रहे योनातन नेतन्याहू को एक स्नाइपर की गोली लगी और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी मृत्यु के बावजूद मिशन ने अथक ध्यान के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। बाहर युगांडा के सैनिकों ने संलग्न होने का प्रयास किया, लेकिन इजरायली बलों ने भारी गोलाबारी के साथ जवाब दिया। अराजकता में उन्होंने पीछा करने से रोकने के लिए रनवे पर 11 युगांडा के मिग लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया। लैंडिंग के 33 मिनट के भीतर कमांडो ने 102 बंधकों को बचा लिया था और विमानों में वापस आ गए थे, उड़ान भरने के लिए तैयार थे। जैसे ही सूरज क्षितिज के करीब पहुंचा, इजरायली विमान वापस आसमान में गरजने लगे। उनके पीछे एक सुलगती हुई हवाई पट्टी, नष्ट हो चुके विमान और सदमे में डूबा एक तानाशाह था। C-130 के अंदर बचाए गए परिवार, रोती हुई माताएं, हतप्रभ पिता और भावनाओं को दबाए हुए सैनिक थे। खासकर अपने कमांडर योनातन नेतन्याहू के खोने के बाद पूरी वापसी की उड़ान शांत विस्मय से भरी हुई थी। उन्होंने असंभव कर दिखाया था और वे घर जा रहे थे। मिशन केन्या में ईंधन भरने के एक पड़ाव के साथ समाप्त हुआ, जिसके मौन समर्थन ने मिशन को संभव बनाया। फिर विमान वापस इजरायली हवाई क्षेत्र में उड़ गए। जैसे ही वे उतरे, पूरे देश में जयकारे, आंसू और प्रार्थनाएं गूंज उठीं। बंधकों को बचा लिया गया था, सैनिक वापस आ गए थे और एक राष्ट्र ने एक बार फिर दुनिया को अपने संकल्प की याद दिला दी थी। अंतिम संख्या 102 बंधकों को बचाया गया, 7 आतंकवादी मारे गए, लगभग 45 युगांडा के सैनिकों को मार गिराया गया और 3 बंधकों को खो दिया गया, एक गोलीबारी के दौरान, और 2 आतंकवादियों द्वारा पहले मारे गए। लेफ्टिनेंट कर्नल योनातन नेतन्याहू कार्रवाई में मारे गए एकमात्र इजरायली सैनिक थे। उनकी वीरता पौराणिक बन गई और उनकी मृत्यु पर पूरे इजरायल में गहरा शोक मनाया गया। दुनिया ने स्तब्ध प्रशंसा के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। समाचार पत्रों ने इसे अब तक के सबसे साहसी बचाव अभियानों में से एक घोषित किया। सैन्य विशेषज्ञों ने इसे योजना और निष्पादन की उत्कृष्ट कृति कहा। इजरायल के लिए यह उसके दुश्मनों के लिए एक संदेश था, चाहे कितनी भी दूर, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, हम अपने लोगों के लिए आएंगे,
ईदी अमीन के लिए यह एक अपमानजनक हार थी। उन्होंने टेलीविजन पर यह दावा करते हुए गुस्सा दिखाया कि इजराइल ने युगांडा की संप्रभुता का उल्लंघन किया है, लेकिन दुनिया अब सुन नहीं रही थी। ऑपरेशन ने फिर से परिभाषित किया कि राष्ट्र आतंक से कैसे निपटते हैं। इसने साबित कर दिया कि सटीकता, गति और बहादुरी से डर और कट्टरता को हराया जा सकता है, यहां तक कि विदेशी धरती पर भी भारी बाधाओं के बावजूद। आज ऑपरेशन एंटेबे का अध्ययन दुनिया भर की सैन्य अकादमियों, नेतृत्व कार्यक्रमों और आतंकवाद विरोधी इकाइयों में किया जाता है। इसे न केवल इसकी सामरिक प्रतिभा के लिए बल्कि इसकी अटूट नैतिक स्पष्टता के लिए भी याद किया जाता है। इसने दिखाया कि जब निर्दोष लोगों की जान दांव पर लगी हो तो कोई भी दूरी बहुत बड़ी नहीं होती, कोई भी जोखिम बहुत बड़ा नहीं होता। इस मिशन ने किताबों, वृत्तचित्रों और फिल्मों को प्रेरित किया और आधुनिक विशेष बलों के संचालन के तरीके को नया रूप दिया। एंटेबे में पुरानी टर्मिनल बिल्डिंग अभी भी खड़ी है, धूल भरी, शांत और समय के साथ घिसी पिटी। यह उस पौराणिक रात की खामोश स्मारक के रूप में काम करती है, जब गड़गड़ाहट बादलों से नहीं बल्कि बहादुर पुरुषों के जूतों, गोलियों की चमक और विमानों की गर्जना से आती थी, जो महाद्वीपों में स्वतंत्रता लेकर आते थे। यह दुनिया को याद दिलाता है कि सच्ची ताकत सिर्फ हथियारों या संख्या में नहीं होती, बल्कि सबसे जरूरी होने पर कार्रवाई करने के साहस में होती है। थंडरबोल्ट सिर्फ ऑपरेशन का नाम नहीं था, यह एक ऐसे देश की धड़कन थी जिसने आतंक के आगे झुकने से इनकार कर दिया।